हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक, एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। और एक क्विक रिवीजन होगा, क्विक समरी रहेगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर में आखिर है क्या। पर ये करने के पहले हम लोग का 2 मिनट का बेसिक बैकग्राउंड, जहां पे हम लोग ये जानेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें जो भी पढ़ना है वो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ताकि एक बार वो बैकग्राउंड क्लियर रहे कि करने का कारण क्या है, ताकि हम लोग बेटर रिलेट कर पाए। अब देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर में जैसे कि नाम खुद इंडिकेट कर रहा है कि अगर एक कंपनी को कैपिटल रेज करना है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, अगर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड रेज करना है तो भैया वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड को रेज करने के लिए कुछ कॉस्ट लगता है। जो कॉस्ट लगता है वो हम लोग को जानना है, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। पर ये जानने के पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि कॉस्ट कैलकुलेट करना क्यों है। सुनो एक बार, मान लो एक कंपनी को एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। मान लो कंपनी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसके लिए इसको लॉन्ग टर्म फंड चाहिएगा। अब लॉन्ग टर्म फंड कहां से लेके आ सकता है? पहले ये एस्टिमेट किया, मान लो 1000 करोड़ चाहिए, ठीक। अगला ये एस्टिमेट करेगा कहां से वो पैसा लेकर आना चाह रहा है। मान इक्विटी से लेके आएगा, कुछ प्रेफरेंस से लेके आएगा, कुछ डिवेंचर से लेकर आएगा। मान लो 500, 300 और 200 मिलाकर आया, कितना आया? 1000। डन। अब जिससे भी पैसा लेकर आएगा, ऑब्वियस सा बात है, जब अगर ये पैसा दे रहा है तो इसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन चाहेगा। अब ये कितना कंसिडरेशन चाहेगा, एग्जैक्ट मुझे ये निकालना है कि इक्विटी को कितना देना है, प्रेफरेंस को कितना देना है, डिवेंचर को कितना देना है। चलिए, इक्विटी वाले का कॉस्ट क्या रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मान लो 15% चाहिए। प्रेफरेंस वाले को कॉस्ट क्या चाहिए? प्रेफरेंस वाले को क्या देना है, उसका कॉस्ट क्या रहेगा? मान लो 12%। और डिवेंचर वाले को क्या चाहिए? मान लो 10%। तुम लोग कैलकुलेट करके क्या निकाले? 500 का 15% 75, 300 का 12% 36, 200 का 10% 20। यानी कुल मिला के अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो 75 प्लस 36 प्लस 20 कितना आएगा? 131। यानी मेरी कंपनी का कॉस्ट लग जाएगा 131। अगर 1000 रेज करता है, यानी शॉर्ट कितना परसेंट इसका कॉस्ट लगेगा? 131 आउट ऑफ 1000, परसेंटेज के लिए इनटू 100, 13.1%। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन उठता है, एक बार ये कॉस्ट निकाल लिया, इसका 13.1% लगेगा। अब उसके बाद वो ये कंपेयर करके देखना चाहेगा, यार 1000 रुपया लेकर आए, उसको 13.1% देना है। अब जो 1000 करोड़ रुपया लेकर आए वो कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, और जहां पे भी इन्वेस्ट करेंगे वहां से कुछ रिटर्न कमाएंगे। अब वो बस इतना सा देखेगा कि जो भी वो कमाएगा वो 13.1% से ज्यादा है ना। अगर वो 13.1% से ज्यादा कमाएगा तब तो देखो उससे पैसा लेके आके बिजनेस करने का सेंस निकलता है। पर देना पड़ेगा 13.1%, पर मान लो कमाएंगे खाली 10%, तब तो ऑब्वियस सा बात है ये प्रोजेक्ट को करने का कोई सेंस ही नहीं निकलता। तो देखो, ये बिजनेस करे या ना करे, ये 2 चीज पर डिपेंड किया। एक, बिजनेस से कितना रिटर्न आया, अगला जिससे रुपया लेकर आए उसको देना कितना है। तो कितना देना है, इसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी जो कैपिटल रेस कर रहे हैं 1000, उसमें कॉस्ट कितना लगेगा? 131 हर साल। यानी कैपिटल को रेस करने के लिए कॉस्ट क्या लग रहा है? 13.1%। ठीक। तो ये कारण है इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने का। अब क्वेश्चन उठता है, कैपिटल कहां से आता है? कैपिटल कहां से आता है, जरा देखना, 4 जगह। एक होता है डेट। डेट के अंदर में जनरली क्या आएगा? डिवेंचर्स आएगा, या फिर क्या आएगा? बॉन्ड आएगा, या फिर क्या रहेगा? लोन रहेगा। डिवेंचर्स हो गया, या बॉन्ड हो गया, या लोन हो गया। अब जो भी हमारा डिवेंचर्स है, या बॉन्ड है, या लोन है, इसको हर साल कुछ देना पड़ेगा। इस कॉस्ट का अब्रीविएशन है, इसको हम लोग बोलते हैं KD, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस या प्रेफरेंशियल होल्डर्स का पैसा रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? KP। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी वालों से जो पैसा लेकर आए उनको जो कॉस्ट देना है उसको क्या बोलते हैं? KE। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, इसको बोलते हैं
RE। तो केडी, केपी, के आर ई, पहला फोकस है ये चारों चीज का कैलकुलेशन समझना। एक बार ये क्लियर हो गया, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे कि ओवरऑल कॉस्ट निकलता कैसे है। चलिए काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक कॉस्ट ऑफ डेट के साथ, जो क्या है के डी। अब मेरा पहला बात, देखो डिवेंचर्स होता है दो तरीका का, एक को बोलते हैं इररिडीमेबल डिवेंचर्स, एक को बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। अब इररिडीमेबल और रिडीमेबल में डिफरेंस क्या है? देखो ये नाम क्या है, इररिडीमेबल, जिसको रिडीम नहीं करना, यानी रिपेंड नहीं करना, यानी एक बार डिवेंचर इशू किए ये जिंदगी भर रहेगा, टिल परपेचुइटी रहेगा, जब तक कंपनी खुद वाइंड अप ना हो जाए। अगला है रिडीमेबल, आज जिसको रिडीम करने का जरूरत पड़ता है, जिसको रिपे करने का जरूरत पड़ता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब इररिडीमेबल डिवेंचर्स और रिडीमेबल डिवेंचर्स के अंदर में दोनों में जो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे उसका तरीका थोड़ा अलग रहेगा। क्या रहेगा जरा देखो, इररिडीमेबल डिवेंचर्स के अंदर में कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट। हर साल डिवेंचर होल्डर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100 और इंटरेस्ट। अब मेरा पहला क्वेश्चन होता है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। एक सिंपल सा बात है, इंटरेस्ट का एक और नाम होता है कूपन। एग्जाम में इधर इंटरेस्ट कोड यूज करेगा या कूपन रेट यूज करेगा। अब जो इंटरेस्ट या कूपन रहेगा, इसका कैलकुलेशन हम लोग हमेशा किस पर करते हैं, फेस वैल्यू पे। इसका कैलकुलेशन हमेशा होता है फेस वैल्यू पे। तुम लोग बोलेंगे इसका मतलब क्या? मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, डिबेंचर्स का वैल्यू है, मान लो डिबेंचर्स जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपया, हम लोग इसको इशू किए थे पार में, या बोल सकते हैं इशू किए हैं प्रीमियम 10% में, या इशू किए हैं डिस्काउंट में, मान लो 8% डिस्काउंट में। अब मेरा क्वेश्चन उठता है, मान लो ये जो डिवेंचर्स है इसका इंटरेस्ट रेट 9% था। तो मेरा पहला बात, क्या इशू प्राइस पे किस रेट में हम लोग इशू किए, किस तरीका से हम लोग इशू किए, क्या इसके बेसिस पे हमारा इंटरेस्ट का वैल्यू चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा किया जाएगा फेस वैल्यू पे। तो लेकिन फेस वैल्यू है 100 रुपया, इंटरेस्ट रेट है 9%, तो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा, 100 रुपए का 9%। अब अगर हम लोग चाहे तो पर डिवेंचर कॉस्ट कैलकुलेशन करें, या अगर हम लोग चाहे तो जो टोटल डिवेंचर्स है, मान लो 1000 डिवेंचर इशू किया गया, तो टोटल पे कैलकुलेशन करें। लास्ट में केडी हमेशा सेम रहेगा। तो एक काम करते हैं, इस केस में मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू क्या बनेगा, 100 का 9%। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे 100 का 9%, क्या आ जाएगा, 9 रुपया। तो इंटरेस्ट है 9 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, मान लो 30%, तो 30% माने 30/100 0.3 डिवाइडेड बाय। अगला क्वेश्चन उठता है नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है। नेट प्रोसीड का मतलब होता है अगर आज के दिन मार्केट में इशू करे तो इशू करके क्या मिलेगा। तो देखो, अगर आज के दिन मार्केट में इशू करके क्या मिलेगा, अगर एग्जैक्ट इशू के बारे में बता दे हम लोग किस रेट में इशू कर रहे हैं आज के दिन, तब वो ले लेंगे। पर मान लो इशू के बारे में कुछ ना बोले तो हम लोग मानेंगे जो आज के दिन का मार्केट प्राइस है उसमें इशू किया गया है। तो देखो, अगर इशू किया गया है पार में, यानी 100 रुपए की जगह एग्जैक्ट फॉर्मूला, तो हम लोग यहां पर क्या लेंगे, 100। नेट प्रोसीड 100। पर वही बोले 100 की जगह 10% प्रीमियम में इशू किया, तो 100 की जगह 110 मिला, तो हम लोग यहां पर क्या लेंगे, 110। पर वही अगर बोले कि 8% डिस्काउंट में किया, जो 100 में 100 नहीं मिला, 8% कम मिला, तो 100 में 8% कम यानी कितना मिला है, 92। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100। तो ये कितना बनेगा, 9 इंटू 0.76.3 डिवाइडेड बाय जो भी केस बोलेगा वैसा हम लोग कर देंगे। तो एक सिंपल बात था। तो देखो, मेरा इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा फेस वैल्यू पे, टैक्स रेट हमेशा दिया रहेगा, नेट प्रोसीड इशू करके क्या मिला। अगर बोल दे आज के दिन इशू करके पार प्रीमियम डिस्काउंट में कर रहे हैं तो वो लेंगे, कुछ ना बोले मानेंगे मार्केट प्राइस में इशू कर रहे हैं, डन। अब मेरा कुछ लोग के माइंड में अगला क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये बताइए इंटू 1 माइनस टी क्यों किए, क्या कारण है। इतना रुपया मिला, उसमें हर साल इतना देना है, तो यहां तक तो बात क्लियर है। पर इंटू 1 माइनस टी करने का कारण क्या। देखो,
इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। जैसे कि आप लोग टैक्स में पढ़ेंगे पीजीपीबी के अंदर में कि अगर बाई चांस कोई इंटरेस्ट ऑन लोन रहता है तो उसको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के समय हम लोग लेस करते हैं, और अगर लेस करते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है, और अगर प्रॉफिट कम हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स भी कम लगता है। तो इंटरेस्ट का खर्चा जो लगा वो तो देखो लगा, पर एक खर्चा लगने की वजह से प्रॉफिट कम हुआ जो मेरा थोड़ा टैक्स सेव करके दिया। तो देखो मेरा 9 रुपया गया, एकदम गया, सॉरी ये क्या हो गया, मेरा 9 रुपया गया, बिल्कुल गया। पर ये 9 रुपया जाने के चक्कर में मेरे को दुख का बात इसलिए नहीं है कि 9 रुपया जाएगा तो प्रॉफिट भी 9 रुपया से कम कर जाएगा, और अगर प्रॉफिट कम कर देगा तो मेरा टैक्स भी तो कम हो जाएगा। कितना? 30%। तो 9 का 30% कितना आता है? 2.7। तो 9 खर्चा हुआ, 2.7 बचाए, नेट में खर्चा क्या लगा? 6.3। तो मेरे फॉर्मूला से एग्जैक्ट वही क्या निकलता है? 6.3। डन। तो देखो ये हमारा बात था इररिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला क्या। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का बात किए, अगला नेट प्रोसीड का बात किए, तीसरा टैक्स क्यों लेते हैं उसका बात किए, एक और बात है इंपैक्ट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। आप लोग पहले बोलेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या। कंपनी काफी बार जब इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर को जब मार्केट में इशू करता है तो इशू करने के समय कुछ खर्चा लगता है, यानी पैसा रेज करने के लिए भी कुछ खर्चा लगता है। तुम लोगों को क्या लगता है? अब जैसे देखो जब हम लोग इशू करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट क्या करेंगे तो प्रिंटिंग कॉस्ट लगेगा, प्रोस्पेक्टस प्रिंट करेंगे प्रिंटिंग कॉस्ट लगेगा, अगला अंडरराइटर अपॉइंट करेंगे उसका कमीशन लगेगा, ब्रोकर ये पूरा का पूरा चीज हम लोग का असिस्ट करेगा उसका ब्रोकरेज लगेगा। तो इस सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। और प्रश्न होता है फ्लोटेशन कॉस्ट का हम लोग क्या करते हैं? नेट में जितना भी रुपया मिला ना, नेट में जितना भी रुपया मिला 100 110 92 आया, पर अगर बाई चांस फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया तो नेट में पैसा कम हो जाएगा। जाने शॉर्ट जितना मेरा नेट में पैसा मिल रहा है वो तो लेना है, पर अगर बाई चांस बोल दे फ्लोटेशन कॉस्ट है मान लो एट द रेट 3%, तो भैया जितना मिलने वाला है वो निकाल, पर 3% चला जाएगा, तो 100 में 3 जाएगा, मतलब क्या बचेगा? इसका 97%। तो अगर स्टेप बाय स्टेप चले तो देखो यहां पे अभी हम लोग इतनी देर में क्या पढ़े। पहला हम लोग पढ़े इसका फॉर्मूला इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक, इंटू 100 करने का कारण क्या? परसेंटेज बनाना। पहला बात, ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट हम लोग हमेशा कैलकुलेट करने वाले हैं, सॉरी हमेशा कैलकुलेट करने वाले हैं फेस वैल्यू पे। वेरी इजी। क्वेश्चन उठता है ये टैक्स कौन सा रहेगा? कॉर्पोरेट टैक्स रेट। अगर बाई चांस क्वेश्चन में एक इंडिविजुअल का पर्सनल टैक्स रेट दे वो मत ले लेना। इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी किया, प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ, टैक्स कंपनी का बचेगा, तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट। अब अगला क्वेश्चन उठता है जो मेरा नेट प्रोसीड है, जो हमारा नेट प्रोसीड है, इस नेट प्रोसीड को हम लोग इशू कर सकते हैं जो जब ये इशू हो सकता है, ये हो सकता है आइदर एट पार यानी एग्जैक्ट 100 मिलेगा, या प्रीमियम 110 मिलेगा, या डिस्काउंट 92 मिलेगा। अगर बाई चांस इनमें से कुछ मेंशन ना करे तो हम लोग क्या लेंगे? करंट मार्केट प्राइस मानेंगे, आज के मार्केट प्राइस में इशू किया गया। अब जैसे भी इशू किया जाए इसमें बस एक चीज कॉमन रहेगा, अगर बाई चांस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट है वो डेफिनेटली माइनस करेंगे। यानी मान लो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है एट द रेट 3%, तो यहां पर क्या लेंगे? 100 का 97%, यहां पे क्या लेंगे? 110 का 97%, यहां पे क्या लेंगे? 92 का 97%। डन। तो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किए हमारा कॉस्ट ऑफ डेट का कैलकुलेशन कैसे होगा। क्लियर है यहां तक? अब ये तो था पूरा का पूरा इररिडीमेबल डिबेंचर्स का बात, पर वही अगर बाई चांस क्वेश्चन में रिडीमेबल डिबेंचर्स आ जाए तब क्या करेंगे? और रिडीमेबल डिबेंचर्स आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तब इस केस में हमारे कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या बनेगा जरा देखना।
हर साल इंटरेस्ट देना है, एकदम देना है, जिसमें टैक्स बचेगा एकदम बचेगा, यह आदत तो पता है। प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 फॉर परसेंटेज हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये वाला पूरा सेगमेंट हम लोग को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसको वापस रिपीट नहीं कर रहा है। हमारा हर साल इंटरेस्ट लगेगा, उसमें टैक्स बचेगा। अब क्वेश्चन उठता है हमारा अगला, ये आरवी माइनस एनपी बाय एन क्या है। देखो आरवी का मतलब क्या होता है, रिडीमेबल वैल्यू। एनपी का मतलब क्या होता है, नेट प्रोसीड्स, ये हम लोग को एनीवेज पता है। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इयर्स। क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन उठता है, ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या चीज को इंडिकेट करता है। देखो मान लो हम लोग आज के दिन इशू किए थे 100 रुपए में, तो नीचे कर लेते हैं इसको। मान लो आज के दिन हम लोग इशू किए हैं 100 रुपए में, और मान लो रिडीम कर रहे हैं 120 रुपए में, तो यानी मेरा दो खर्चा हो गया। एक जो हर साल इंटरेस्ट दिए वो तो दिए, जिसमें टैक्स बचा। अगला, अब 100 रुपए की चीज 100 रुपया आज लिए, और अगर उसका हम लोग आज से 5 साल बाद, मान लो आज से 5 साल बाद 120 रुपया देंगे, तो 20 रुपया एक्स्ट्रा जो लगा वो भी तो खर्चा है। पर जो 20 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है ये तो 5 साल बाद लग रहा है। तो आइडियलिस्टिकली जो 20 रुपया वन टाइम हम लोग को देना है 5 साल बाद, इसको मेरे को 5 साल में हर साल थोड़ा थोड़ा अमोर्टाइज करना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 5, ताकि मेरे को पर एनम कॉस्ट मिले। पर एनम जो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी जो लगा वो तो लगा, प्लस मेरा हर साल और अमोर्टाइजेशन का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 4 रुपए करके। तो 20 बाय 5 क्या बन जाएगा, 4 रुपया। तो जैसे दोनों को जोड़ेंगे मुझे क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट क्या लगा। तुम लोग मान लीजिए हम लोग इशू किए थे 90 में, तो क्या, तो 90 ले लो। इन शॉर्ट देखो ना, आज के दिन 90 मिला, 5 साल बाद 120 देना है, तो एक्स्ट्रा तो 30 रुपया देना है, 5 साल में अमोर्टाइज कर दे। तुम लोग चलिए ठीक है, एक बात समझ में आया, ये मेरा हर साल का इंटरेस्ट का कॉस्ट, ये मेरा वन टाइम कॉस्ट लग रहा था 5 साल बाद, जिसको हम लोग पर एनम कॉस्ट निकालने के लिए हर साल अमोर्टाइज कर दिए। परफेक्ट। अगला प्रश्न होता है डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 क्यों हो रहा है। देखो कुछ लोग बोलेंगे यहां पे तो खाली नेट प्रोसीड से डिवाइड होना चाहिए, जो है 90 रुपया, क्यों 90 रुपया मिला है, उसके बेसिस पे मेरा हर साल का इंटरेस्ट और अमोर्टाइजेशन का कॉस्ट क्या आएगा। पर ये सोचो आज के दिन 90 रुपया मिला है, 5 साल बाद जब रिडीम करेंगे, 5 साल बाद जब रिडीम करेंगे तब 120 रुपया में करेंगे। तो 5 साल बाद जब 120 रुपया में रिडीम करेंगे तो रुपया कहीं से चाहिएगा ना। यानी देखा जाए कि कुल मिला के मेरा जितना कॉस्ट लग रहा है, वो कॉस्ट जो लग रहा है वो किस एवरेज इन्वेस्टमेंट पे लग रहा है। शुरू में 90 मिला, 5 साल बाद 120 जब पे करेंगे तो शायद कहीं से और से अरेंज करेंगे, यानी मेरा ये दोनों खर्चा लगेगा एवरेज में। पहला दिन 90, आखिरी दिन 120 कहीं और से अरेंज करेंगे, उसको एवरेज कितना इन्वेस्टमेंट पे मेरा इतना खर्चा लग रहा है। यही कारण हम लोग इसको डिवाइड करते हैं आरवी प्लस एनपी बाय 2 से। तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े कॉस्ट ऑफ डेट। इररिडीमेबल दिखे इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। रिडीमेबल दिखे इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इनटू 100। अब इंटरेस्ट टैक्स इन नेट प्रोसीड के बारे में बात किए। हमारा अगला बात होता है कि जो रिडीमेबल वैल्यू है ये कैसे हो सकता है। रिडीमेबल वैल्यू वापस से आइदर हो सकता है पार, या हो सकता है प्रीमियम, या हो सकता है डिस्काउंट में। चलो काफी इजी था। हमारा कॉस्ट ऑफ डेट हम लोग ने पूरा रिवाइज किया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कॉस्ट ऑफ रेफरेंस में। चलो अगला हमारा कॉस्ट ऑफ रेफरेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केपी। जैसा कि हमारा डिबेंचर्स दो तरीका का था, रिडीमेबल और इररिडीमेबल, हमारा प्रेफरेंस शेयर्स भी दो तरीका का रहेगा। एक का नाम रहेगा इररिडीमेबल, दूसरा रहेगा रिडीमेबल। अब कुछ लोग यहां पे लॉ का ज्ञान लगाएंगे और लॉ का नॉलेज लगाते हुए बोलेंगे कि इररिडीमेबल होता नहीं है, रिडीमेबल का एक ईयर्स होता है, इंडिया के अंदर में है, पर ये सब्जेक्ट इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। यानी अगर बाई चांस जिस भी देश में इररिडीमेबल होता है, उस देश में कैलकुलेशन कैसे होगा ये हम लोग जान रहे हैं। सुनो,
जैसे कि डिवेंचर होल्डर को हर साल इंटरेस्ट दिए तो फॉर्मूला में इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 इंटू 1 माइनस टी किए थे। प्रेफरेंस होल्डर को हम लोग हर साल क्या देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेफरेंस होल्डर को हर साल क्या देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट में कितना पैसा मिला, परसेंटेज के इंटू 100। तुम लोगों ने प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स, तुम लोगों ने नेट प्रोसीड क्या वही है जो डिवेंचर्स में पड़े थे, एकदम वही है। यानी वापस से जब इसको इशू करेंगे वो आइदर हो सकता है पार, वो आइदर हो सकता है पार या हो सकता है प्रीमियम या हो सकता है डिस्काउंट में। जिसमें भी इशू करे वो दिया रहेगा, कुछ ना बोले मार्केट प्राइस मानेंगे, करेंट मार्केट प्राइस। अगला बात, अगर बाई चांस फ्लोटेशन कॉस्ट दिया रहेगा तो फ्लोटेशन कॉस्ट का भी एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। क्लियर है? मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड का कैलकुलेशन किस पे डिपेंड करेगा, पार प्रीमियम डिस्काउंट पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यहां पे हम लोग ये बात लिखे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड का कैलकुलेशन हमेशा वापस से किस पे होगा, फेस वैल्यू पे। यानी जैसे वहां पे इंटरेस्ट को फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किए, प्रेफरेंस डिविडेंड को भी किस पे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू पे। अगला माइंड में क्वेश्चन आएगा, वहां पे इंटू 1 माइनस टी था, यहां पर क्यों नहीं किए। देखो इंटरेस्ट टैक्स के पहले आता है, इनकम स्टेटमेंट को याद करो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स। यानी पहले इंटरेस्ट माइनस कर प्रॉफिट कम होगा, फिर टैक्स देना है। यानी इंटरेस्ट को देने की वजह से प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स भी कम हो जाएगा, पर टैक्स देने के बाद ईएटी आता है, फिर करते हैं माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। यानी टैक्स पहले दे चुके, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा, तो ऑब्वियस सा बात है प्रेफरेंस डिविडेंड को देने की वजह से मेरा कोई टैक्स नहीं बचने वाला, ना मेरा कोई टैक्स नहीं बचने वाला। पर वही अगर बाई चांस हमारा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हुआ तो वो ऐड जरूर हो जाएगा। यानी जितना डिविडेंड दिया 10 रुपया, उस पर अगर मेरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लग रहा है तो भैया कंपनी को तो खर्चा और ज्यादा लग गया। तो एनीवेज ये था रिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला एग्जैक्ट वही रहेगा जैसा हमारा रिडीमेबल डिवेंचर्स में था। तो इस केस में हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड फेस वैल्यू पे, आरवी रिडीमेबल वैल्यू, पार प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है, एनपी नेट प्रोसीड इश्यू करके क्या मिला, एन नंबर ऑफ इयर्स, आरवी एनपी सब पता है। तो सिंस वो ऑलरेडी टॉपिक हो गया था इसीलिए इसके अंदर में ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो डिवेंचर्स और प्रेफरेंस में कोई फर्क नहीं, और डिवेंचर्स को भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिला, प्रेफरेंस को भी फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड करेगा। पर डिवेंचर वाले में टैक्स बचा, प्रेफरेंस वाले में कुछ नहीं बचा, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम। डन। चलो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। अब नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये हमारा क्या है, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखो, और ऐसा है ना, डिवेंचर्स और प्रेफरेंस का कॉस्ट कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है। तुम बोले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, नहीं, एग्जाम में बिल्कुल नहीं, थ्योरेटिकली बिल्कुल नहीं, पर रियल लाइफ में है। तुम बोले क्यों, बता दें क्यों। देखो डिवेंचर और प्रेफरेंस वालों को फिक्स्ड रेट में पैसा मिला, तो मुझे एग्जैक्ट पता है इंटरेस्ट का वैल्यू क्या रहेगा और प्रेफरेंस डिविडेंड का वैल्यू क्या रहेगा। पर जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो पैसा तो लगा देता है, पैसा लगाने के बाद अब हर एक इक्विटी शेयर होल्डर का चाहत अलग रहता है डिविडेंड का, हर इक्विटी शेयर होल्डर का चाहत अलग रहता है कैपिटल अप्रिसिएशन का। तब इस केस में हमारे फाइनेंस डायरेक्टर को ये असेस करना पड़ता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, क्योंकि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन है वो पूरा करना मेरा ड्यूटी बनता है। क्योंकि अगर हम उसके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करेगा तो मेरा शेयर्स को बेच देगा, और अगर सबको मेरे शेयर्स को बेचने लगा तो भैया मेरा मार्केट प्राइस गिर जाएगा, और अगर मार्केट प्राइस गिर गया तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, वो ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा। इसी वजह से वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर के हर एक एक्सपेक्टेशन को पूरा करना जरूरी है, और उसका एक्सपेक्टेशन क्या है वो सब्जेक्टिव है, सबमिट अलग अलग है। तो इसको असिस्ट करने के लिए हमारे पास
5 अप्रोच है, 5 मॉडल्स है। आप क्वेश्चन उठते हैं क्या क्या, जरा देखिए क्या क्या है। पहला क्या है, डिविडेंड प्राइस मॉडल। डिविडेंड प्राइस मॉडल के हिसाब से हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन कैसे होगा। नाम है डिविडेंड प्राइस मॉडल। इस केस में हमारे इस मॉडल का असम्पशन है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को हर साल सेम रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए आज के दिन प्राइस इन्वेस्ट करके। तो डिविडेंड प्राइस मॉडल का फॉर्मूला रहेगा डिविडेंड पर शेयर जो है डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस परसेंटेज पर इनटू 100। अब मान लो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर आज के दिन एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा है और मान लो हमारी कंपनी का जो शेयर्स है ना, इक्विटी शेयर्स, और इसका फेस वैल्यू जो है, इसका जो फेस वैल्यू है मान लो वो है 100 रुपया। मान इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, पर मान लो आज के दिन मार्केट प्राइस पर शेयर क्या चल रहा है, 1000 रुपया। फेस वैल्यू है 100, मार्केट प्राइस चल रहा है 1000। तो ऑब्वियस बात है जब इक्विटी शेयर होल्डर अपना एक्सपेक्टेशन निकालेगा, चाहे मेरे को 10% कमाना है, 20% कमाना है, 25% कमाना है, क्वेश्चन उठता है किसने कमाना है, जितना रुपया वो लगाता है। तो वो 100 रुपया थोड़ी लगाया, वो तो 1000 रुपया लगा रहा है। इसलिए देखो हम लोग यहां पे क्या ले रहे हैं, 1000, कि भैया वो 1000 लगाएगा। इसमें हर साल इसको डिविडेंड क्या चाहिए, मान लो इसका एक्सपेक्टेशन इसको हर साल डिविडेंड चाहिए, ये संतुष्ट आदमी है। मान लो इसको हर साल डिविडेंड कितना चाहिए, मान लो 80 रुपीज। जाने शॉर्ट इसका के क्या बन जाएगा, 8%। ठीक। अब देखो सिंस हमारा इक्विटी शेयर रिडीमेबल तो इशू नहीं करते, बायबैक बाद में करने अलग बात है, पर इशू करने के समय ये नहीं बोलते रिडीमेबल है, तो ये इरिडीमेबल रहता है, टिल परपेचुइटी इंफिनिटी रहता है। और आप लोगों को पता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है A/R। यानी अगर मेरे को आज के दिन कोई चीज का वैल्यू निकालना है या वर्थ निकालना है या प्राइस निकालना है, वो क्या होगा, A/R। ए मतलब क्या, हर साल क्या मिलने वाला है, हर साल डिविडेंड पर शेयर मिलने वाला है, डिवाइडेड बाय आर मतलब क्या, मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या, मेरा चाहत क्या, हम कितना परसेंट कमाना चाहते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो कमाना चाहता है वो है कि आज के प्राइस को क्या बोलते हैं, एमपीएस। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जरा देखना, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इधर उधर खिसका दो, के इक्वल टू डीपीएस बाय एमपीएस। और सिंस हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं इसलिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। डन। तो बड़ा इजी था। और डिविडेंड प्राइस मॉडल डीपीएस बाय एमपीएस। चलो हमारा अगला है अर्निंग्स प्राइस मॉडल। आई थिंक नाम खुद बता रहा है, नाम खुद बता रहा है अर्निंग्स प्राइस मॉडल। फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, डिविडेंड प्राइस में डीपीएस बाय एमपीएस था, अर्निंग्स प्राइस मॉडल में क्या बनेगा, ईपीएस बाय एमपीएस परसेंटेज के इनटू 100। अब हमारा अगला क्वेश्चन उठता है, ये ईपीएस कैसे मिलेगा, ये अर्निंग्स पर शेयर कैसे आएगा। तो देखो अर्निंग्स पर शेयर कैसे आता है, अर्निंग्स पर शेयर हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर का व्यू पॉइंट से। तो इक्विटी शेयर होल्डर का व्यू पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियस सा बात है इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, वो कंपनी का ओनर है। और अगर ये कंपनी का ओनर है इसको क्या मिलेगा, लास्ट में जो इनकम स्टेटमेंट में बच जाए। और इनकम स्टेटमेंट में लास्ट में जो बचता है वो क्या है, आफेश, जिसको क्या बोलते हैं, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालना क्या, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर तो जितना आप फेश कमाया निकालना है पर शेयर, डिवाइड किसे करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। डन। तो ये था हमारा अर्निंग्स पर शेयर। डन। तो एनीवेज इसके अलावा और इसमें कुछ है नहीं, कोई ग्रेट मॉडल्स नहीं है दोनों। डिविडेंड प्राइस मॉडल डीपीएस बाय एमपीएस, अर्निंग्स प्राइस मॉडल ईपीएस बाय एमपीएस। अब अगला हमारा एक जो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट मॉडल है वो है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। इसका एक और नाम है गॉर्डन मॉडल। कारण क्या, ये किसका दिया हुआ है, माइरन गॉर्डन। माइरन गॉर्डन के हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर का 3 चाहत है। पहला, हर साल डिविडेंड मिले, एवरी ईयर डिविडेंड।
दूसरा चाहत, जो डिविडेंड मिले क्या वो सेम रेट सेम अमाउंट मिले? बिल्कुल नहीं, एक फिक्स्ड ग्रोइंग रेट पे मिले। एक आखिरी चाहत कि जिस दिन भी ये अपने शेयर्स को बेचेगा, इसको क्या चाहिए? कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी क्या चाहिए? थोड़ा ग्रोथ। डन। ये तीन बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, जो फॉर्मूला क्या है? के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G। के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G। क्वेश्चन उठता है यहां पे D1 क्या है, P0 क्या है, G क्या है? देखो यहां पे D1 क्या है, D1 क्या है? Expected dividend at the end of current year. Expected dividend to be paid at the end of current year. अगला प्रश्न उठता है P0 क्या है? देखो हमारा P0 क्या रहने वाला है? करंट मार्केट प्राइस। अगला प्रश्न उठता है ये G क्या है? G ये G क्या रहेगा? ग्रोथ रेट। D1 क्या? एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू बी पेड एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर के एंड में कितना डिविडेंड देने वाले हैं? शब्द ध्यान देना, टू बी पेड, टू बी पेड, जो दे दिए वो नहीं, जो देने वाले हैं। कब? करंट ईयर के एंड में, इस साल के एंड में देने वाले हैं। P0 ध्यान देना क्या है? करंट मार्केट प्राइस। G क्या है? ग्रोथ रेट। अब अगर ये फॉर्मूला का थोड़ा हम लोग डिस्कस करना चाहे तो देखो कुछ ऐसा है। और मान लो हम ये एक लाइन बने, ये टाइम पीरियड 0 है, ये टाइम पीरियड 1 है। मान लो एक इंसान आज के दिन यहां पर खड़ा है और ये मार्केट में कुछ रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा है, मान लो 100 रुपया। अगर ये आज के दिन 100 रुपए इन्वेस्ट करेगा, आज के दिन टाइम पीरियड 0 में, अगर ये आज के दिन रुपए इन्वेस्ट करेगा तो डेफिनेटली ये रिटर्न चाहेगा। आज तो तुरंत मिलेगा नहीं, इसको डिविडेंड कब मिलेगा? 1 साल बाद। तो मान लो 1 साल बाद ये डिविडेंड चाहता है, कितना मिले? 10 रुपया। एक साल बाद डिविडेंड मिले 10 रुपया। और मान लो जब ये अपने शेयर्स को बेचना चाहेगा, ये क्या चाहेगा कि जो 100 रुपए में शेयर्स खरीदा था, जो 100 रुपए में शेयर्स खरीदा था, जो 100 रुपए में शेयर खरीदा, 1 साल बाद जब बेचे तो कितना में बेचे? वो चाहेगा कितना में बेचे? 105 में। मान लो एग्जांपल, तो देखो 100 रुपया लगाया, 10 रुपया डिविडेंड चाहिए, तो भैया 10 रुपया चाहिए 100 रुपया लगा के, 10% प्लस 100 की जगह 105 हो जाए मार्केट प्राइस, यानी 5% बढ़ जाए। 5% माने 0.05, तो 10 बाय 100 0.1 प्लस 0.05 0.15, परसेंटेज के इंटू 100 क्या बन जाएगा? 15%। ठीक, 15%। तो अगर देखो तो ये फॉर्मूला क्या है? आज के दिन रुपया लगाएगा तो ये है P0, पर डिविडेंड आज नहीं 1 साल बाद मिलेगा D1, और फ्यूचर में ग्रोथ भी चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? G। तो फॉर्मूला क्या है? D1 अपॉन P0 प्लस G। अब एग्जाम के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम लोग को यहां पे देखो 2 चीज जानना है, D1 क्या का कैलकुलेशन कैसे होगा, और मतलब D1 P0 और G का कैलकुलेशन कैसे होगा। देखो ऐसा नहीं, जो फॉर्मूला है ना D1 अपॉन P0 प्लस G, P0 करंट मार्केट प्राइस है, इसको लेके कभी चाप मत लेना, ये हमेशा दिया रहेगा, P0 दिया रहेगा। खाली D1 और G का कैलकुलेशन के लिए कभी कभी दिमाग लगाना पड़ सकता है। क्वेश्चन उठता है D1 अगर बाई चांस दे दे तो बहुत बढ़िया। हम लोग अलग अलग केसेस देखते हैं D1 का। देखो पहला बात, ये जो D1 है ये क्या था? एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी फ्यूचर टेंस में बात करें वो D1 है। अब आइदर D1 क्लियर कट दिया रहेगा,
देखते हैं आइदर D1 क्लियर कट दिया रहेगा, अगर D1 क्लियर कट दिया रहेगा नो टेंशन, सीधा वही D1 को ले लो। पर एग्जाम में कभी कभी D1 नहीं देगा, वो D0 दे देगा। पर एग्जाम में कभी कभी वो D0 देगा। इफ D0 इज गिवन, कमा D1 का कैलकुलेशन कैसे होगा, जितना D0 था वो था इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। इसका मतलब क्या, मान लो हमारा D0 दिया हुआ है 10 रुपया। D0 मतलब करंट ईयर के बिगिनिंग में, जब पिछले साल के एंड में D0 दिया हुआ है 10 रुपया, पर मेरे को तो करंट ईयर का एंड चाहिए। और मान लो ग्रोथ रेट दिया हुआ है 8%, तो भाई अगर इस साल 10 दिया तो अगले साल 10 से ज्यादा देगा ना, तो 10 से ज्यादा मतलब कितना देगा, 10 में 8% जोड़ के, 10 में 8% जोड़ देना, कितना बन जाएगा, 10 रुपया 80 पैसा। ये आया कैसे, 10 कॉमन लिए, ब्रैकेट में 1 प्लस 8%, वही तो हम लिखे हैं, D0 1 प्लस G। ठीक, ये दूसरा तरीका है अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में D0 का वैल्यू दिया हुआ है तब। अब तीसरा बात, ये एक और तरीका क्या हो सकता है, क्वेश्चन में अर्निंग्स पर शेयर दे देगा, तब इस केस में D1 कैसे मिलेगा, जितना अर्निंग्स पर शेयर है। अब अर्निंग्स पर शेयर जितना कमाया पूरा डिविडेंड के फॉर्म में तो नहीं देता। मान लो अर्निंग्स पर शेयर है 15 रुपया, और मान लो हमारी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो है 60%, तो ये क्या देगा, 15 का 60%, तो जितना अर्निंग्स पर शेयर आया था इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक, अब डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ये कंपनी कमाया है 10 रुपया इक्विटी को देने के लिए, पर जितना कमाता है, कभी कोई डिविडेंड पूरा नहीं देता जनरली, तो जितना परसेंट डिविडेंड दिया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे तुरंत क्या मिल जाएगा, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड का अमाउंट क्या है। ठीक, एक आखिरी बात, अब आइदर डिविडेंड पे आउट रेशियो दे दिया तो बहुत बढ़िया बात, अगर बाई चांस नहीं दिया तो एक चीज हम लोग को जो ध्यान रखना है वो क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 100%। ये अगर डिविडेंड देते हैं 60% तो रिटेन करते हैं 40%। तो एग्जाम में कभी कभी हो सकता है हम लोग को रिटेंशन रेशियो दे दे 40, तो अपने आप समझ जाना डिविडेंड रेशियो क्या है 60%, तो जितना कमाए उसका 60% डिविडेंड दिए, क्या मिल जाएगा, D1 डन। तो 3 सिनेरियो हो सकता है, आइदर D1 दिया रहे, बहुत बढ़िया बात, अगर D0 दिया रहे ग्रोथ रेट जोड़ देना, और बाई चांस ईपीएस दिया रहे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो जरूर देगा, उसके बेसिस पे हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा D1 का वैल्यू क्या होगा। आज जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो हम इतना कुछ बोले, आपको अगर दिखाए, एक मिनट रुकना, और एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिखाए, ये देखो, ये हमारा बुक, आज जिससे हम लोग पढ़ते हैं, एक बार जरा देखना, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज 20 रुपया। हर एक 10 रुपए के इक्विटी शेयर का करेंट मार्केट प्राइस है 20 रुपया, P0। अब आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अगला एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अगला जो डिविडेंड देने वाले हैं वो 20% है, अगला एक्सपेक्टेशन डिविडेंड यानी D1। और जब ये दिया हुआ है परसेंट, 20% क्या चीज का होता है, फेस वैल्यू का, 2 रुपया आया। द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रेट ऑफ 5%, ये क्या दिया हुआ है, G। कैलकुलेट क्या करना है, कि बेस्ड ऑन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, तो D1 P0 G जब दिया रहे, क्लियर कट आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। यह एक और तरीका कैलकुलेशन करने का क्या दे सकता है, जरा दिखना, एक और तरीका से दिखाते हैं।
हाँ देखो, क्वेश्चन के अंदर में अर्निंग्स पर शेयर दिया हुआ है 12 रुपया, और डिविडेंड पे आउट बोलता है 50% और ग्रोथ रेट दिया हुआ है 10%, और करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है 60 रुपया। तो ये चारों लाइन से मुझे D1 P0 G तीनों मिल जाएगा। क्या बताया, जब भी अर्निंग्स पर शेयर दिया रहेगा तो हम लोग का हमेशा साथ साथ में क्या देगा, डिविडेंड पे आउट। तो देखो अर्निंग्स है 12, उसका 50% डिविडेंड दिया, मतलब क्या देंगे 12 का 50%, 6 रुपया, ये आया D1, डिवाइडेड बाय करेंट मार्केट प्राइस वो है 60 रुपया, प्लस ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट देखो कितना दिया हुआ है 10%, 0.1, तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 20%। ठीक, तो D1 का कैलकुलेशन हम लोग इस तरीका से एग्जाम में कर सकते हैं। अब इसके अलावा कहां गया मेरा समरी, ये रहा। हाँ चलो हम लोग D1 का कैलकुलेशन जाने। अब अगला हमारा क्या है, ग्रोथ। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है ग्रोथ का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो देखो ये क्विक समरी नहीं है, ये प्रॉपर डिटेल्ड रिवीजन है। यहां पे हर एक छोटा से छोटा पॉइंट को हम लोग कवर कर रहे हैं कि एग्जाम में कोई भी तरीका का गलती कुछ ना होने का चांस रहे। देखो अब अगला हमारा ग्रोथ। अब ग्रोथ को कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो सकता है, देखना। पहला तरीका, ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है B/R, G इज इक्वल टू B/R। बी क्या होता है, रिटेंशन रेशियो, आर क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और एकदम लॉजिकल फॉर्मूला है। ग्रोथ रेट है B/R। सोचिए कंपनी के अंदर में ग्रोथ कब होगा, जब एक कंपनी पैसा रिटेन करेगा। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन, एक कंपनी में ग्रोथ कब होगा, जब वो कंपनी अपना पैसा कुछ रिटेन करेगा। पूरा डिविडेंड के रूप में बांट दिया तो क्या ग्रोथ होगा, तो कितना परसेंट रिटेन किया, वो पहला बात। मान लो कंपनी कितना परसेंट रिटेन किया, 50%। अब जितना परसेंट भी रिटेन किया बिजनेस में आ गया, और अगर बिजनेस में आए तो बिजनेस से कुछ रिटर्न आएगा। मान लो बिजनेस से रिटर्न कितना कमाते हैं, आर मान लो कितना है, 15%। तो देखो रिटेन कुछ नहीं करते तो ग्रोथ कुछ नहीं होता। 50% रिटेन किया, उस पर 15% और कमाएंगे, यानी ग्रोथ कितना हो जाएगा, 7.5%। अगर बाई चांस हम लोग रिटेन ज्यादा किए, मान लो 80% रिटेन किए, तो 80 का 15% अब कमाएंगे, बन जाएगा 12%। अगर मान लो हम लोग रिटेन कम करें, खाली 20% रिटेन किए, तो 20 का 15% कमाएंगे, जो कितना आ जाएगा, 3%। यानी एक ऑब्वियस बात है, जब जब रिटेंशन ज्यादा होगा हमारा ग्रोथ भी देखो ज्यादा होगा, जब रिटेंशन सबसे कम होगा हमारा ग्रोथ भी सबसे कम होगा। तो जनरली क्या होता है ना एग्जाम के अंदर में, जनरली एग्जाम के अंदर में ग्रोथ का वैल्यू दिया रहता है। अगर ग्रोथ रेट दिया हुआ है, मैक्सिमम केस में दिया रहता है, अगर दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात। पर अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ है, तब इनफैक्ट ऑल्टरनेटिव 2 बोलना चाहिए इसको। पहला वन है जी विल बी गिवन, अगला जब जी ना दे तो B/R करके निकालेंगे। तीसरा डिविडेंड ऑफ वेरियस ईयर्स विल बी गिवन। डिविडेंड कई सालों का दिया रहेगा, जिसके बेसिस पे हम लोग आराम से ग्रोथ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे कि कैसे, एक बार आप बताइए एग्जांपल के द्वारा, बताते हैं एग्जांपल के द्वारा। एक बार वापस से अगर हम अपने बुक के अंदर में आए तो हमारा बुक कहां गया, ये रहा। हाँ कहां पर है, आई थिंक ये क्या, करेक्ट। देखो आइदर ग्रोथ दे देगा, अगर बाई चांस ग्रोथ नहीं दिया तो देखो ग्रोथ कैलकुलेट करने का एक और तरीका क्या हो सकता है, कुछ एकदम सिंपल ऐसा।
एक ऐसा टेबल बनाकर दे दिया, तुम लोग देख के डर जाएगा, बाबा इतना बड़ा टेबल का हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 2008 में ईपीएस इतना कमाया, 1 रुपया, अगले साल 1.1 कमाया, उसके अगले साल 1.21 कमाया। तो देखो ना, ग्रोथ चल रहा है, हर साल बढ़ रहा है। क्वेश्चन उठता है कितना ग्रोथ रेट है, अगर आप लोग देखोगे तो 1 से 1.1 हुआ, यानी 10 पैसा बढ़ा, डिवाइडेड बाय पहले कितना था, 1 रुपया, परसेंटेज के लिए 200, क्या बन जाएगा, 10%। और आप लोग अगले साल में 10% जोड़ के देखेंगे, देखना इतना ही आएगा, अगले साल में 10% जोड़ के देखेंगे इतना ही आएगा। तो ग्रोथ रेट क्या रहेगा, 10%। तो देखा, ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने का एक और तरीका क्या था, जब हमारे क्वेश्चन के अंदर में क्लियर कट दिया रहेगा अलग अलग साल का डिविडेंड या फिर अर्निंग्स, तब इस सिचुएशन में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ग्रोथ, कैलकुलेट ग्रोथ, बाय कंपेयरिंग डिविडेंड और अर्निंग्स ऑफ 2 years। डन। तो D1 क्या था, बहुत डिटेल में बात की है। P0 क्या है, करंट मार्केट प्राइस, ग्रोथ क्या है, बात की है। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला मॉडल बहुत डिटेल में डिस्कस किया, डिविडेंड ग्रोथ या गॉर्डन मॉडल। अगला हमारा है अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल। ये बेकार मॉडल है, एकदम फालतू मॉडल है, इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं। जैसे एक डिविडेंड प्राइस था डीपीएस बाय एमपीएस, अर्निंग्स प्राइस ईपीएस बाय एमपीएस, डिविडेंड ग्रोथ G1 अपॉन P0 प्लस G, अर्निंग्स ग्रोथ E1 अपॉन P0 प्लस G। पर ये सबसे इम्प्रैक्टिकल मेथड है, इसी वजह से रियल लाइफ में तो कभी सवाल ही नहीं उठता इसको यूज करने का, और एग्जाम के अंदर भी ये सब फालतू फालतू रियल जो इम्प्रैक्टिकल चीज है उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर ठीक है, फॉर्मूला पर होना चाहिए। चलो अब अगला हमारा है CAPM, इसका फुल फॉर्म कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल किसका दिया हुआ है, पहला बात ये मॉडल दिया हुआ है विलियम शार्प। ये मॉडल किसका दिया हुआ है, विलियम शार्प। ठीक। क्वेश्चन उठता है, ये क्या बोले, ये बोले कि एक इक्विटी शेयर होल्डर का डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, ये डिविडेंड प्राइस ग्रोथ ये सब पे डिपेंड नहीं करता, ये खाली एक चीज पे डिपेंड करता है कि एक इन्वेस्टर कितना रिस्क लेने को तैयार है। तो उससे पूछा गया, सर आपने कहा रिस्क, तो रिस्क होता क्या है, तो बोले सुनो बच्चा बताते हैं। उन्होंने कहा रिस्क होता है 2 तरीका का, एक को बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, एक को बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। अगला क्वेश्चन उठता है सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। सिस्टमैटिक वो रिस्क है जो पूरे के पूरे मार्केट के हर एक स्टॉक को इंपैक्ट करता है, ये अनअवॉइडेबल, आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। पर जो मेरा अनसिस्टमैटिक रिस्क है, ये कंपनी स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क है। ये अवॉइडेबल नेचर का है, ये हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तुम लोग एक एग्जांपल दीजिए, जैसे मान लो गवर्नमेंट का पॉलिसी कोई चेंज होता है, तो जैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगा वो तुरंत पूरे के पूरे मार्केट को इंपैक्ट करेगा, किसी स्टॉक को ज्यादा किसी को कम पर करेगा हर एक को। अगला, अगर बाई चांस कोई भी ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस होता है तो डेफिनेटली ये इंडिया के अंदर में इंपैक्ट लेकर आएगा, किसी स्टॉक में ज्यादा किसी में थोड़ा कम। अगला, अगर आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी में कोई बदलाव आता है तो वापस से पूरे के पूरे स्टॉक को इंपैक्ट करेगा, किसी को ज्यादा किसी को थोड़ा कम। अगला, अगर बाई चांस कोई, जैसे इंडिया के अंदर में तो खैर स्पेशली पॉलिटिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट में, तो गवर्नमेंट का कोई बदलाव हुआ या मान लो इन्फ्लेशन हमारा अचानक से इंडिया में काफी हो जाए, या कोई भी तरीका का मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में चेंजेस आता है, वो डेफिनेटली हर एक स्टॉक को इंपैक्ट करेगा। तो ये पूरे के पूरे मार्केट को इंपैक्ट करेगा, आप चाह के भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल। अब हम क्या बोला, देखो किसी को थोड़ा ज्यादा किसी को थोड़ा कम, तो किसी को थोड़ा ज्यादा किसी को थोड़ा कम, अब किसको कितना इंपैक्ट करेगा उसको एक स्टैटिस्टिकल टूल मेजर करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो बताता है कि ओवरऑल मार्केट के बदलाव होने पे एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक प्राइस में कितना इंपैक्ट आता है। अगला हमारा क्या है, अनसिस्टमैटिक, जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। मान लो लॉस ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल,
एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में केएमपी रिटायर हो, उस कंपनी को इंपैक्ट पड़ेगा। मान लो कि लॉकडाउन हुआ एक पर्टिकुलर कंपनी में, खाली उस कंपनी को इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मान लो कोई एडवर्स ऑर्डर पास कर रहा है कोर्ट, तो ये खाली उस कंपनी को इंपैक्ट करेगा। तुम लोग यानी खाली कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, हम बोलेंगे एकदम। तुम लोग अवॉइडेबल कैसे है, सोचो ना। आइडियलिस्टिकली जब एक इंसान, एक रैशनल इन्वेस्टर जब एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसमें कुछ रिस्क लिया। ओवरऑल मार्केट का रिस्क है वो तो ये है, पर कंपनी स्पेसिफिक रिस्क लिया। तो बेस्ट पार्ट है ना, उसी के कॉम्पिटिटर का भी अगर वो स्टॉक ले ले तो भैया इसका बढ़ेगा तो उसका गिरेगा। तब इस सिचुएशन में क्या होगा, जो इसका रिस्क है ना वो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो यानी ये रिस्क को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कैसे, बाय डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो। तो ये अनसिस्टमैटिक रिस्क था। अब तुम लोग एक बात बताइए, हमारा इसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। देखो इसके हिसाब से के का फॉर्मूला होना चाहिए RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से। तुम लोग यहां पे RF क्या है, RF क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड रेट। RM क्या है, रिटर्न फ्रॉम मार्केट। ये क्या है, बीटा। इसको अगर पूरे को बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो एक सिंपल सा बात, एक इन्वेस्टर बिना रिस्क लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट थोड़ी डूबता है। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड में 5% कमाता, तो भैया जैसे वो स्टॉक मार्केट में एंटर करेगा इसको थोड़ा ज्यादा चाहिए। ये मार्केट में एंटर कर रहा है, रिस्क लिया है, इसीलिए इसको प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा चाहिए मार्केट में जाने के लिए। मान लो ओवरऑल मार्केट देता है 12, बिना रिस्क लिए 5 मिल रहा था, तो रिस्क लेने की वजह से एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 7। रिस्क लेने की वजह से एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 7%। अब उस मार्केट के अंदर में किस कंपनी में गया, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि उसको एग्जैक्ट कितना रिटर्न चाहिए। अब किस कंपनी में गया, उसके पर्टिकुलर रिस्क को बीटा मेजर किया, तो यह मार्केट में जाने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए 7। और मान लो कंपनी का बीटा है 1.2, तो मार्केट में जाने का 7। उस कंपनी में, मार्केट में उस कंपनी में गया तो 1 के बदले 1.2 होता, तो 7 के बदले क्या आएगा, 7 × 1.2 8.4। तो बिना रिस्क लिए क्या मिला, रिस्क लेने के वजह से एक्स्ट्रा क्या चाहिए, और वो पर्टिकुलर कंपनी का बीटा क्या उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तुम लोग बोलेगा बीटा का कैलकुलेशन क्या हमारे सिलेबस में है, फॉर्मूला जान लो। प्रॉपर तो देखो हमारे सिलेबस में है नहीं, स्टिल फॉर्मूला बताते हैं। बीटा क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ असेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट into correlation coefficient। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ असेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जैसे हम लोग यहां पे ये देखेंगे मार्केट के बदलाव होने पे उस पर्टिकुलर कंपनी का उस असेट में कितना बदलाव हुआ। मान लो मार्केट 10% चेंज होता है, ये चेंज होता है 12%, तो पता चला हर एक के बदले कितना। अगला ये लोग के बीच में कैसा कोरिलेशन है, मान लो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 1.1, तो इसका क्या बनेगा 12/10 × 1.1। तो इन शॉर्ट हमको एग्जाम में उतना ज्यादा डिटेल में तो जानना नहीं है, पर फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से। ये था हमारा CAP में। चलो आई थिंक हमारा पूरा का पूरा के ही हो गया बहुत डिटेल में। अब अगला है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, KRE। अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर का एक कंपनी के अंदर में दो पैसा होता है। क्या क्या होता है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर का है, और मान लो कंपनी आफेश कमाया तो है तो इक्विटी वाले का, और अगर इक्विटी वाले का है तो आइडियलिस्टिकली पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर को दे देना चाहिए। पर काफी बार कंपनी खुद अपने पास रिटेन कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स मान लो 50। तो एक बात समझना, अगर ये इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है तो भाई ये भी तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है। आफेश कमाया गया था इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, पर उसको ना देके अपने पास रख ले तो रिटेन अर्निंग है तो उसी का रुपया।
तब वो अगली बार क्या क्लेम करेगा, भाई सुन इस कंपनी में मेरा 100 रुपया जो दिया वो तो था, प्लस 50 रुपया भी मेरा ही था, तेरे को मेरे को लौटाना चाहिए, पर तुम अपने पास रख लिया, वो भी मेरा है। तो इक्विटी शेयर होल्डर का दोनों रुपया है। तो आइडियलिस्टिकली बात करें तब इस सिचुएशन के अंदर में, जो केई का वैल्यू आया, जो उसको 100 रुपए में चाहिए वही उसको 50 रुपए में चाहिए, तो जो केई का वैल्यू आया एग्जैक्ट वही क्या बनेगा, केआरई। अब यहां दो सिचुएशन बनता है, जब पर्सनल टैक्स रेट ना दे, जब पर्सनल टैक्स रेट दे। अब जरा सुन लो ये वाला बात। केई का हम लोग देखो बहुत सारा फॉर्मूला डिस्कस किए, क्या क्या डिस्कस किए, पहला डिस्कस किए डीपीएस बाय एमपीएस। पर अगर बाई चांस फ्लोटेशन कॉस्ट रहा तो इक्विटी शेयर जब इशू करेंगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट तो लगेगा, तो माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करना चाहिए इंटू 100। अगला था अर्निंग्स प्राइस मॉडल, वो क्या होगा, ईपीएस बाय एमपीएस, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे इंटू 100। अगला क्या था, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, D1 अपॉन P0, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे प्लस जी। अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल, E1 अपॉन P0, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे प्लस जी। तो जब इक्विटी शेयर से पैसा रेज कर रहे हैं तो मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होना चाहिए। या तो डिवेंचर से माइनस करते थे नीचे से नेट प्रोसीड, प्रेफरेंस से भी माइनस करते थे, इक्विटी से भी माइनस करेंगे। पर हमारा अगला क्वेश्चन होता है जो के आर ई है, जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, वो मार्केट में थोड़ी इशू हुआ, और अगर मार्केट में इशू नहीं हुआ तो डेफिनेटली उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट तो नहीं लगेगा, पर फॉर्मूला सेम रहेगा। तब इस सिचुएशन में सारा सेम फॉर्मूला रहेगा, बस खाली फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगा। डन। चलिए अगर बाई चांस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट मेंशन नहीं किया तब के और क्या सेम हो जाएगा, कब, व्हेन नो फ्लोटेशन कॉस्ट। क्लियर है यहां तक। अब अगला एक और ऑल्टरनेटिव तरीका होता है, तो देखो ये पहला तरीका था, एक और दूसरा तरीका है, और जब क्वेश्चन में शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट दे दे तब केआरई को कैलकुलेट करने का एक तरीका है, केआरई इज इक्वल टू केई इंटू 1 माइनस शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट। केआरई इज इक्वल टू केई इंटू 1 माइनस शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट। ध्यान देना ये शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट है। अब ये शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट को आप लोग कंफ्यूज मत कर देना केडी के साथ, वहां पे भी था इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। अब ध्यान देना ये टैक्स रेट है कंपनी का, ये टैक्स रेट है शेयर होल्डर का। ठीक, चलिए अगर बाई चांस कभी हमारे क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स रेट मेंशन करेगा तो भाई नॉर्मल के कैलकुलेट कर, केआरई क्या होगा, जो कि आया था इंटू 1 माइनस शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट, और ये क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। डन। चलिए इसी के साथ हमारा केआरई भी कंप्लीट। अब हमारा आखिरी बात है वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम बताते हैं। ये सबसे इजी वाला पार्ट है। अब देखो पैसा कहां कहां से रेज कर सकते हैं, 5 जगह से आइदर हम लोग रेज कर सकते हैं, इक्विटी शेयर या रिटेन अर्निंग्स या प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर या लोन। चारों का अमाउंट दिया रहेगा, चारों का अमाउंट कहां दिया रहेगा, हमारे बैलेंस शीट के अंदर में सारा बैलेंस शीट का आइटम्स है। तो मान लो दिया हुआ है 5 लाख, ये मान लो दिया हुआ है 4 लाख, ये दिया हुआ है 3 लाख, ये दिया हुआ है 2 लाख, ये दिया हुआ है 10 लाख। टोटल कितना हो गया, सॉरी 5 4 नहीं सॉरी एक सेकेंड, 4 3 7 दोनों 10। एक काम करते हैं इसको बना देते हैं 3.5 0.5। ठीक, मान लो हमारे बैलेंस शीट में दिया हुआ है ये कंपनी कहां कहां से कितना कितना पैसा रेज करके अपना काम कर रहा है। अब उसके बेसिस पे वेट निकालेंगे। क्वेश्चन उठता है वेट कैसे मिलता है, वेट निकालना बड़ा आसान होता है। ये कैसे मिलता है, देखो इससे 3.5 लिए आउट ऑफ 10, तो यहां पर क्या करेंगे 3.5 डिवाइडेड बाय 10, क्या बनेगा 0.35। हो गया एक सेकेंड, हाँ ये क्या बनेगा 0.05, ये बनेगा 3 बाय 10 0.3, 2 बाय 10 0.2, 1 बाय 10 0.1,
आप लोग सब मिलाकर देखो क्या आएगा, 1। ऑब्वियस बात है 1 आएगा। जिन्हें लोग निकाले कुल मिलाकर जो कैपिटल रेज किया हुआ है, हर एक सोर्स से कितना कितना वेट या कितना कितना प्रोपोर्शन पैसा रेज किए हैं। और ये कैलकुलेशन आया कैसे था, जो इंडिविजुअल सोर्स था डिवाइडेड बाय टोटल। अब जो हमारे इक्विटी था उसको क्या मिलने वाला है, केई, रिटेन अर्निंग्स का केआरई, प्रेफरेंस का केपी, डिवेंचर्स का केडी और लोन को भी केडी देंगे। तो एक और मेरा वेट आ गया, अगला मेरा कॉस्ट आ गया। तो जैसे ही वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को क्या मिल जाएगा, वैक। तो मान लो अगर ये सारा का सारा आया था 20, ये मान लो ये भी 20 है, मान लो फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, शेयर पर्सन टैक्स रेट नहीं है, ये मान लो 18, 15, 12, तो ये मिलेगा 7, ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 5.4, ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 1.2, सबको ऐड करेंगे 8, 3, 11, 12.2, 17.6%। यानी इन शॉर्ट यह भी टेबल बनाएंगे, सोर्स अमाउंट तो पता ही रहेगा। समझो इस बात को। एक सेकेंड, हाँ, सोर्स क्या क्या है और हमारा अमाउंट क्या क्या है वो तो हमेशा बैलेंस शीट में पता ही रहेगा। अमाउंट के बेसिस पे वेट मिल जाएगा, तो देखो यहां तक कोई टेंशन नहीं। अब इक्विटी वाले का कॉस्ट हम लोग को निकालना आता है, इतना सारा फॉर्मूला पड़े। रिटेन अर्निंग्स का हम लोग जाने, 2 तरीका था। प्रेफरेंस का जाने केपी, रिडीमेबल डिपेंड करता है, केडी और लोन का भी केडी के बेसिस पे ये सारा कैलकुलेशन किए। जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते ही वैक आ गया। अब इसके अंदर में आप लोग को एक दो छोटा छोटा बात बताने का है। तुम लोग क्या बताना है बताइए, हम लोग को बताते हैं। देखो जो हम लोग अमाउंट लिए ना, ये अमाउंट लेने का 2 अप्रोच हो सकता है। एक को बोलते हैं बुक वैल्यू अप्रोच, यानी बुक्स में जो वैल्यू है, यानी जो बैलेंस शीट में वैल्यूज है वो सब लो। अगला को बोलते हैं मार्केट वैल्यू अप्रोच, यानी जो मार्केट में वैल्यू होना चाहिए वो लो। अब मार्केट में जो वैल्यू होना चाहिए वो लो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मान लो हमारा इक्विटी शेयर, इसी का बात करते हैं। मान लो हमारा इक्विटी शेयर था 35,000 शेयर्स, फेस वैल्यू है मान लो 10, तो 35,000 टू 10, 3.5 लाख रुपया लिखे। और रिटेन अर्निंग्स तो सीधा आया। मान लो प्रेफरेंस शेयर है 3 लाख शेयर एट द रेट 1, 3 लाख आया। मान लो डिवेंचर है 50,000 डिवेंचर एट द रेट 4, 2 लाख आया। और लोन 1 लाख है। ठीक, तो मान लो एक बार ढंग से लिखते हैं। ये सारा का सारा क्या है, फेस वैल्यू, बैलेंस शीट का वैल्यू उसके बेसिस पे लिख दिए। तो हम लोग अमाउंट बैलेंस शीट का वैल्यू लिए। अब एक और तरीका हो सकता है, हम लोग यहां पर क्या करें, मार्केट का वैल्यू ले। आप लोग मार्केट का वैल्यू ले मतलब क्या, हर एक इक्विटी शेयर का मान लो मार्केट में प्राइस चल रहा है 20 रुपया, मान लो प्रेफरेंस शेयर का चल रहा है 2 रुपया, डिवेंचर का चल रहा है मान लो 8 रुपया। तब इस सिचुएशन में जो मेरा अमाउंट आया हुआ था वो अमाउंट में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। तब पता है मेरा मार्केट वैल्यू क्या बन जाएगा, 35,000 इंटू 20, 7 लाख। 3 लाख, 3 लाख इंटू 2, 6 लाख। 50,000 इंटू 8, 4 लाख। आप क्वेश्चन उठता है लोन का मार्केट वैल्यू क्या होगा। लोन का जो बुक वैल्यू होता है वही मार्केट वैल्यू होता है, लोन बिकता थोड़ी है, तो 1 लाख ही रह जाएगा। आप तुम लोग रिटेन अर्निंग्स का क्या करेंगे जरा बोलेंगे। देखो अब ऐसा है ना कि हमारा जो मार्केट में इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू 20 रुपया हुआ, इसका कारण क्या था, एक कंपनी का मार्केट प्राइस कब बढ़ेगा, जब वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। जब अच्छा प्रॉफिट कमाएगा मार्केट प्राइस बढ़ेगा, जब भयंकर लॉस करेगा मार्केट प्राइस गिरेगा, जनरली ऐसा ही होता है। तब यानी अगर इसका मार्केट प्राइस फेस वैल्यू 10 की जगह 20 हुआ, क्यों, क्योंकि देखो अच्छा प्रॉफिट कमाया हुआ था। जब जो इक्विटी शेयर का हम लोग मार्केट वैल्यू निकालते हैं ना, 35,000 इंटू 20, 7 लाख, ये खाली इक्विटी की वजह से थोड़ी आया, अच्छा प्रॉफिट कमाया उसकी वजह से भी तो आया। यानी शॉर्ट देखा जाए तो जो मेरा 7 लाख रुपया आया है, इसके अंदर में इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग्स दोनों का मिला के इंपैक्ट आया है 7 लाख। और अगर ये दोनों मिलाकर आया है तो मेरे को बांटना तो दोनों में चाहिए। तो क्वेश्चन उठता है किस रेशियो में बांटेंगे, जो इसका बुक वैल्यू था उसी रेशियो में बांट देंगे।
बुक वैल्यू क्या था 35 और 5 7:1, तो इस 7 लाख को हम लोग क्या करेंगे, इस 7:1 के रेशियो में बांट देंगे। चलिए एक बार पर्सपेक्टिव समझो। पहला बात, अमाउंट जब लेंगे दो ऑप्शन हो सकता है, आइदर बुक वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू बैलेंस शीट का वैल्यू, कोई टेंशन नहीं, वेट निकाल, कॉस्ट आया, वैक मिल गया। अगला होता है मार्केट वैल्यू अप्रोच, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, हर एक शेयर, हर एक डिवेंचर का मार्केट प्राइस के हिसाब से मार्केट वैल्यू निकालते हैं। यहां पे खाली दो बात को ध्यान देना है। पहला बात ये मिलेगा कैसे, हम लोग देखो, हम लोग यहां सारा बात लिखे हैं। बुक वैल्यू वेट्स में कोई टेंशन नहीं, मार्केट बैलेंस शीट का वैल्यूज है, और मार्केट वैल्यू वेट्स में देखो क्या क्या है। पहला, जो डिवेंचर्स है, इक्विटी है या प्रेफरेंस है, कैसे मिलेगा, जितना नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी, प्रेफरेंस या डिवेंचर है इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर करो, मार्केट वैल्यू मिल गया। पर जो इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू आएगा वो खाली इक्विटी शेयर का नहीं होता, इसी में देखो मुझे क्या करना है, इसे अपोर्शन करना पड़ेगा, यानी बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, किसके बीच में, इक्विटी शेयर रिटेन अर्निंग्स दोनों के बीच में। क्वेश्चन उठता है किस रेशियो में बांटेंगे, जो उसका बुक वैल्यू था उस रेशियो में बांटेंगे, जो जस्ट अभी डिस्कस किए। पहला बात ध्यान देने लायक। और दूसरा, अगर बाई चांस कोई लोन लिया हुआ है फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, सेम। तो देखो, अब कुछ लोग के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये दो आप बता तो दिए, ये दो में बेटर अप्रोच कौन सा है। ऑब्वियस सा बात है, मार्केट वैल्यू। जब एक इंसान एक इक्विटी शेयर निकालना है, मेरे को 20% रिटर्न चाहिए, तो जितना रुपया लगा रहा है उस पर 20% चाहिए, बैलेंस शीट वैल्यू पे नहीं। और रिलायंस नाइक शेयर का बैलेंस शीट वैल्यू 1 रुपया है, पर इसका मार्केट प्राइस 1000 रुपया है। तो जब एक इंसान को 15% कमाना है, तो भाई वो 1 रुपए में 15% थोड़ी कमाना चाहेगा, वो जितना रुपया लगाता है उस पर 15% कमाना चाहेगा। वो लगाया कितना है, 1000। तो बेस्ट अप्रोच क्या है, मार्केट वैल्यू अप्रोच। तुम लोग अगर मार्केट वैल्यू अप्रोच बेस्ट है तो बुक वैल्यू फॉलो ही क्यों करते हैं, बनाते ही क्यों है, कैलकुलेट ही क्यों करते हैं। बहुत कंपनीज इसका मार्केट वैल्यू मिलता ही नहीं है। मार्केट वैल्यू किसका मिलेगा, ओनली लिस्टेड कंपनीज। और जो अनलिस्टेड कंपनीज है उसमें तो उपाय नहीं है, मुझे बुक वैल्यूज देना पड़ता है। तो अगर आप लोग ध्यान दो तो पूरे के पूरे स्टोरी में हुआ क्या, पूरा स्टोरी कुछ ऐसा था। अगर हम 2 मिनट में पूरा समराइज करें तो स्टोरी कुछ ऐसा है, सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, WACC। सोर्स क्या हो सकता है, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस, डिवेंचर और लोन। ठीक, यहां पे सारा का सारा अमाउंट आया टोटल। वेट इसके बेसिस पे हम लोग आराम से डिवाइड करके निकालेंगे, टोटल में 1 आ जाएगा। इक्विटी वाले का कॉस्ट को बोलेंगे KE, रिटेन अर्निंग्स का बोलेंगे KRE, प्रेफरेंस का बोलेंगे KP, डिवेंचर का बोलेंगे KD, लोन का बोलेंगे KD या KL, दोनों से सेम होता है। वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा, WACC। डन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या था, ये जो अमाउंट है यहां पे 2 हो सकता है, आइदर बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू बैलेंस शीट का वैल्यूज, मार्केट वैल्यू कैसे आएगा, जितना नंबर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स है इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर या मार्केट प्राइस पर डिवेंचर। ठीक, अब जो मेरा इसमें 2 बात, आज जो लोन है इसका बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। हमारा अगला बात, जो इक्विटी का मार्केट वैल्यू आएगा वो हम लोग दोनों में बांटेंगे। इक्विटी का मार्केट वैल्यू जो आएगा वो दोनों में बांटेंगे, किस रेशियो में, बुक वैल्यू के रेशियो में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पोर्शन क्लियर है। वेट मिल गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन होता है, जो कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट क्या बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बेसिस पे चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। यानी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट में चेंज होता है, अमाउंट में चेंज होता है। जी जो कॉस्ट है वो तो एग्जैक्ट वही रहेगा, कॉस्ट के अंदर में कोई तरीका का बदलाव नहीं आएगा, कॉस्ट एग्जैक्ट जैसा था वैसा ही रहेगा। के कैलकुलेट करने के लिए 5 मेथड था, हम लोग को पता है। KRE के लिए 2 तरीका था, विदाउट टैक्स, विथ टैक्स। फ्लोटेशन कॉस्ट आया तो के में माइनस होता है, उसमें नहीं। शेयर होल्डर परसेंट टैक्स रेट आया तो करेंगे। केपी के अंदर में 2 तरीका है, आइदर इरिडीमेबल निकाले या रिडीमेबल निकाले। केडी में 2 है, इरिडीमेबल निकाले या रिडीमेबल निकाले। और लोन में जनरली टेंशन नहीं रहता। तो ये पूरा टेबल बनाने के साथ साथ हमारा वैक खत्म, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट।
चलो डन, बाय।